जब मोदी के नेतृत्व में बीजेपी नए नए कीर्तिमान गढ़ रही है, तो वहीं हमारी भारतीय सेना नए नए हथियार लॉन्च कर रही है, दुश्मनों को कड़ा और बड़ा संदेश दे रही है। पाकिस्तान में इसको लेकर गजब की कमेंट्री चल रही है। अभी जयपुर में ऑपरेशन सिंदूर में इस्तेमाल किए गए हथियार निकले तो वहां मुनीर की आर्मी के प्राण सूखने लगे। भाई मुनीर के आतंकी आर्मी भी छाती पीटने लगे। अरे भाई ब्रह्मोस, पिनाका, भैरव बटालियन, ये सब तो ट्रेलर है जिसका सैंपल पाकिस्तान देख चुका भैरव बटालियन को छोड़कर। अब लाहौर से रावलपिंडी वाया इस्लामाबाद ये चर्चा तेज हो गई है कि 26 जनवरी को क्या ही होने वाला है। पाकिस्तान का ये डर क्यों सता रहा है, उसको इस स्पेशल रिपोर्ट में समझ। ये प्रलय मचाने वाली प्रलय मिसाइल है। ये ऑपरेशन सिंदूर में कहर बरपाने वाली ब्रह्मोस मिसाइल। ये ताकतवर पिनाका रॉकेट है और ये तेजी से वार करने वाला स्मर्च रॉकेट। सोचिए, इन मिसाइलों और रॉकेट को एक ही व्यक्ति कमांड दे, एक साथ दागा जाए, एक ही लोकेशन को टारगेट किया जाए, तो फिर तबाही कितनी बड़ी होगी, कितना घातक अटैक होगा। फिर सामने पाकिस्तान हो या चीन, पल भर में कयामत बनकर टूटेंगे हिंदुस्तान के ये हथियार। ये इरादा है हिंदुस्तानी फौज का। ना ही सैनिकों के नुकसान का खतरा होगा और ना ही न्यूक्लियर वॉर की संभावनाएं। अगर पाकिस्तान का जंगी जुनून नहीं छूटा तो आसिम मुनीर की कल्पना से भी ज्यादा, शहबाज शरीफ की उम्मीदों के पार, एक इशारा मिलते ही ये हथियार कयामत बनकर टूटेंगे। हिंदुस्तान ने उस ओर कदम बढ़ा दिए हैं जिनकी बदौलत रावलपिंडी का बेस हो या कराची का पोर्ट, लाहौर का एयरबेस हो या फिर इस्लामाबाद का अड्डा ही क्यों ना हो, इन सारे ठिकानों को भारत ध्वस्त कर सकेगा और मुनीर की फौज को जवाब का मौका भी नहीं मिलेगा। तो क्या मिसाइल फोर्स की हमें जरूरत है? जवाब है हां। आज आप देखेंगे रॉकेट और मिसाइल दोनों एक दूसरे में शामिल हो गए हैं, क्योंकि अगर हमें इंपैक्ट में पहुंचाना है तो रॉकेट भी पहुंचा सकता है, मिसाइल भी पहुंचा सकता है। इसीलिए हमसे अगर आप पूछिए तो हम रॉकेट मिसाइल फोर्स की तरफ देख रहे हैं। रॉकेट और मिसाइल यानी रॉकेट मिसाइल फोर्स, यही है आसिम मुनीर की साजिशों को रोकने का सटीक जवाब। आसान शब्दों में कहें तो रॉकेट मिसाइल फोर्स भारतीय सेना की ऐसी स्पेशल यूनिट होगी जिसके पास मिसाइलों और रॉकेट को लॉन्च करने का जिम्मा होगा और फिर लंबी दूरी तक डीप स्ट्राइक आसानी से मुमकिन हो सकेगी। मौजूदा वक्त में मिसाइलों का जखीरा भारत की तीनों सेनाओं के पास है। ऐसे में जब इन्हें लॉन्च करने की जरूरत पड़ती है तो तीनों ही सेनाएं इन्हें अपनी अपनी जरूरत के हिसाब से अलग अलग समय पर लॉन्च करती हैं और इसका इस्तेमाल करती हैं। जो मिसाइल थल सेना के पास में है उसका एक्सेस वायु सेना को नहीं दिया जा सकता है और ना ही नेवी कमांड को ये ऑर्डर होते हैं कि वो वायु सेना की जो मिसाइल्स हैं उनको ऑर्डर देकर चला सके, यानी कि कोई भी आर्मी जो है वो एक दूसरे के मामलों में इंटरफेयर नहीं कर सकती है। यही नियम रॉकेट सिस्टम पर लागू होता है। थल सेना के पास जितने भी रॉकेट हैं उनके संचालन की परमिशन थल सेना के पास है, मगर रॉकेट मिसाइल फोर्स के बाद इसमें बदलाव हो सकेगा। एक तरह से कहें तो एक ही जगह पर बैठकर मिसाइल और रॉकेट एक साथ दागने की व्यवस्था होगी। पाकिस्तान में ऐसा कोई ठिकाना नहीं है जहां बैठकर आतंकवादी चैन की सांस ले सके। हम घर में घुसकर मारेंगे और बचने का एक मौका तक नहीं देंगे। फिलहाल हिंदुस्तान के पास दो कैटेगरी की मिसाइलें हैं। पहली वो जिनसे न्यूक्लियर हमला किया जा सकता है, इनका नियंत्रण स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड के पास है, और दूसरी तरह की मिसाइलें पारंपरिक तरीके की होती हैं, मतलब बगैर परमाणु हथियार गिराए भीषण तबाही मचाने का मादा रखती हैं। इसी दूसरी तरीके की मिसाइलों का कंट्रोल रॉकेट मिसाइल फोर्स की यूनिट को मिल सकता है। सवाल ये
कहें कि रॉकेट मिसाइल फोर्स के गठन की आखिर जरूरत क्यों, तो इसका जवाब यह है कि पारंपरिक युद्ध की स्थिति में दुश्मन के कमांड सेंटर्स, एयरफील्ड्स और रसद ठिकानों को तबाह किया जा सकेगा, यानी कि न्यूक्लियर वॉर की नौबत ही नहीं आएगी और उससे पहले ही दुश्मन के ठिकानों को तबाह किया जा सकता है। सवाल है कि रॉकेट मिसाइल फोर्स से क्या उद्देश्य पूरा किया जा सकेगा, तो जवाब है बहुत कम जोखिम उठाए कम वक्त में दुश्मन पर जोरदार हमले को अंजाम देना। इस परिस्थिति में मिसाइल और रॉकेट का जखीरा भी बेहिसाब तरीके से खर्च नहीं होगा। अमेरिका का वेनेजुएला हमला हो या फिर यूक्रेन का रूस पर पलटवार, ईरान इजराइल की जंग का चैप्टर हो या फिर आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच युद्ध, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच संघर्ष भी देख लीजिए। इन टकरावों में एक बात कॉमन नजर आई और वो है सभी देशों ने मिसाइल और रॉकेट्स का बखूबी इस्तेमाल किया। मॉडर्न वॉरफेयर में ड्रोन के बाद यही हथियार कारगर भी नजर आ रहे हैं। इसकी बदौलत सेना को स्मार्ट तरीके से सोचने, दुश्मन की रणनीति को विफल करने और गहराई तक मार करने में रणनीतिक रूप से मदद मिलेगी। हालांकि यह तय करना बाकी है कि मिसाइल रॉकेट फोर्स की पावर सीडीएस के पास होगी या आर्मी चीफ के हाथ में। हमारे पास में भी जो है वो रॉकेट मिसाइल जो है वो होना चाहिए कमांड, तो उसके अंतर्गत तैयारी तो आर्मी में चलती रहेंगी, लेकिन आने वाले टाइम में इन फ्यूचर जिस प्रकार से हमारा एयरफोर्स, नेवी और आर्मी का जो चाहे क्रूज मिसाइल्स हैं, लॉन्ग रेंज की एयरफोर्स की मिसाइल्स है या आर्मी के पास में भी जो अपने मिसाइल्स है, पिनाका है, इन सब का एक सेंट्रल कमांड में इंटीग्रेशन होना जो कि सीडीएस के नीचे पॉसिबल है, ये दर्शाता है कि सीडीएस की महत्वता इसमें बढ़ जाएगी। जिस तरह पाकिस्तान और चीन की साजिशें लगातार बढ़ती जा रही हैं, उस हिसाब से भारत के लिए सुरक्षा और शक्ति का संतुलन बनाए रखना बेहद जरूरी हो गया है। और जिस तरह चीन नॉनस्टॉप पाकिस्तान को हथियार सप्लाई कर रहा है, उसने भारत के मिसाइल रॉकेट फोर्स वाले विश्वास को प्रबल कर दिया। रॉकेट मिसाइल फोर्स की डिमांड लंबे समय से की जा रही थी, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के वक्त ये महसूस किया गया कि रॉकेट और मिसाइल के अलग अलग संचालन में आने वाले ब्रेकर्स को दूर करना ही होगा। इसके बाद लंबे समय तक मंथन किया गया और फिर ये बड़ा स्टेप उठाया गया। ऑपरेशन सिंदूर के होने के बाद में जितनी भी मीडिया रिपोर्ट्स सामने आ रही हैं इंडिया पाकिस्तान को लेकर, या फिर जितने भी लोगों ने इंडिया और पाकिस्तान के रिश्तों के ऊपर डीप वॉच बनाया है, उन सभी का ये कहना सामने आया कि फिलहाल जो खतरा है वो खत्म होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, बल्कि लगातार बढ़ता जा रहा है। और इस पूरे खतरे में पाकिस्तान और चाइना के द्वारा जो रॉकेट फोर्स बनाई गई है वो एक इंटीग्रल पार्ट है। पाकिस्तान ने अगस्त 2025 में आर्मी रॉकेट फोर्स कमांड यानी ARFC का गठन किया। चीन ने पीपुल्स लिबरेशन आर्मी रॉकेट फोर्स यानी PLARF को 2016 में बनाया था। पाकिस्तान ने अपनी नॉन न्यूक्लियर मिसाइल और रॉकेट्स को एक साथ लाने पर जोर दिया, जबकि चीन ने परमाणु हथियारों से लेकर गैर न्यूक मिसाइलों को इनसे लैस किया। पाकिस्तान के पास फतह सीरीज के मिसाइल गजनवी और शाहीन इसका मुख्य हिस्सा हैं, जबकि चीन की आर्मी रॉकेट फोर्स के पास 600 परमाणु वॉरहेड और अनगिनत मिसाइलें हैं। माना जा रहा है कि हिंदुस्तान की रॉकेट मिसाइल फोर्स पाकिस्तान से ज्यादा एडवांस और चीन की तरह घातक नजर आने वाली है। पाकिस्तान की आर्मी रॉकेट फोर्स कमांड का मकसद ही भारत से पश्चिमी मोर्चे पर टक्कर लेना है, मगर क्या वो इसमें सफल हो पाएगा? क्या मुनीर के मंसूबे मुकाम तक पहुंच पाएंगे? इन्हें डिकोड करें तो फिलहाल नामुमकिन ही दिखता है, क्योंकि हिंदुस्तान की मिसाइल रॉकेट फोर्स में जिन हथियारों को तवज्जो दी जा रही है उनके नाम हैं ब्रह्मोस, प्रलय और पिनाका। इस स्पेशल यूनिट की रीढ़ होगी प्रलय मिसाइल, जो 150 किलोमीटर से लेकर 500 किलोमीटर तक अटैक कर सकती है। इसे एयरबेस, रडार स्टेशन, कमांड सेंटर जैसे अहम ठिकाने तबाह करने के लिए बनाया गया है। दुनिया की सबसे तेज क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस की रेंज 290 से 450 किलोमीटर है। समंदर, हवा और जमीन से इसे लॉन्च किया जा सकता है। इसके आगे कोई भी ठिकाना बच नहीं सकता। जबकि पिनाका रॉकेट सिस्टम की मारक क्षमता 120 किलोमीटर हो चुकी है।
इंडियन आर्मी डिमांड कर रही है कि उसके पास 2200 एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइलें मुहैया कराई जाए ताकि हिंदुस्तान की तरफ आंख उठाने की जुर्रत पाकिस्तान न कर सके। समय की मांग है कि हमें ऐसी फोर्स खड़ी करनी पड़ेगी। उस चीज को मद्देनजर रखते हुए जैसे हमारा पिनाका है जिसको 120 किलोमीटर की रेंज में चेक किया गया है, हमने ऑलरेडी कुछ कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हुए रॉकेट के जो 150 हैं जिसको हम बाद में 300-450 किलोमीटर की भी रेंज पे भी देखेंगे। उसी प्रकार से आपने प्रलय के बारे में अभी सुना होगा, क्या कार्रवाई हो ही रही है। ब्रह्मोस तो आपको पता ही है, कुछ और भी ऐसे सैंक्शंस हमारे पास हैं जिसको हम आगे लेके जाएंगे। तो मैं यही आपको सारांश में बताना चाहूंगा कि ये समय की जरूरत है और इसको हम जितनी जल्दी इसको ऑर्गेनाइज करें उतना हमें इफेक्टिवनेस लाने में फायदा होगा। अब सवाल ये कि भारत की तीनों सेनाओं के पास में 35 से ज्यादा मिसाइलें हैं, मगर ब्रह्मोस और प्रलय को शुरुआत में क्यों चुना गया? हिंदुस्तान ने पिनाका रॉकेट सिस्टम पर आखिरकार इतना जोर क्यों दिया? ऐसी क्या वजह रही कि रॉकेट मिसाइल फोर्स में ड्रोन नहीं रखे गए? क्यों परमाणु हथियारों को इस स्पेशल यूनिट में शामिल नहीं किया जा सकेगा? इन सब का जवाब जानेंगे तो कहेंगे कि इंडियन आर्मी बहुत दूर की सोचती है और ये सब आसिम मुनीर की सोच से परे है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोकस मेड इन इंडिया हथियारों पर है। जो भी डील की जा रही है उसमें यह ध्यान रखा जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा पार्ट इंडिया का हो और इस पैमाने पर एकदम सटीक उतरते हैं ब्रह्मोस, प्रलय और पिनाका। भारत के पास सैकड़ों ब्रह्मोस मिसाइल होने का दावा किया जाता है। ब्रह्मोस मिसाइल बनाने की फैक्ट्रियां देश के 4 अलग अलग अहम शहरों में हैं। कयास ये लगाया जा रहा है कि आने वाले समय में भारत इतनी ब्रह्मोस मिसाइलें तैयार कर लेगा कि पाकिस्तान को कई बार वो तबाह कर सकेगा। आंकड़ों से लेकर जंग मैदान तक पाकिस्तान से कोसों आगे है हिंदुस्तान। जिस शाहीन मिसाइल को पाकिस्तान ने अपनी आर्मी रॉकेट फोर्स कमांड का हिस्सा बनाया है वो ऑपरेशन सिंदूर के बाद टेस्टिंग में क्रैश हो चुकी है और गजनवी का ट्रैक रिकॉर्ड भी सुनेंगे तो पाकिस्तान की प्लानिंग पर तरस आएगा। 10 बार से ज्यादा फेल हो चुकी है पाकिस्तान की ये मिसाइल और वो भी चंद किलोमीटर की दूरी पर ही। और फिर फतह रॉकेट भी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दागा गया जो कि एक खेत में पड़ा मिला। मेरी समझ से जो इंटीग्रेटेड ट्राई सर्विस रॉकेट फोर्स है उसकी कमांड चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ को दी जानी चाहिए। कारण ये कि पिनाका हो या प्रलय हो या दूसरी तरफ ब्रह्मोस मिसाइल हो या तीसरी तरफ विक्रमादित्य एयरक्राफ्ट कैरियर हो, इन सब की ज्वाइंट कमांड एक व्यक्ति के हाथ में है, वो है सीडीएस। दूसरी बात, जो सीडीएस है ही इज एन एडवाइजर टू द नेशनल कमांड अथॉरिटी। एक तरफ हिंदुस्तान है जिसकी मिसाइलों के बारे में कहा जाता है कि अगले 1 दशक में भी पाकिस्तान इनका तोड़ नहीं निकाल पाएगा और दूसरी तरफ पाकिस्तान का मिसाइल प्रोग्राम दूसरे देशों से कॉपी किया गया है जिस पर कोई भरोसा नहीं करता। ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है आमने सामने की जंग में दोनों देशों के स्पेशल यूनिट में कौन बाजी मारेगा, भारत की रॉकेट मिसाइल फोर्स या पाकिस्तान की आर्मी रॉकेट फोर्स कमांड। हर किसी का जवाब होगा हिंदुस्तान और इसका ट्रेलर इंडियन एयरफोर्स दिखा चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। खबरों की रणभूमि में यहां शोर नहीं सोच लड़ती, जहां शब्द नहीं फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नवभारत पर।